everyone and welcome to our channel The Nation Eats You All About SSB, and today's topic for lecture 8 is criminalization of politics. अगर आप पूछें कि इंडिया के लिए ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है तो ये बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट टॉपिक है, क्योंकि इंडिया हैज़ गॉट अ वेरी ग्रेव रिकॉर्ड। ग्रेव इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही अफसोसजनक है कि हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिसमें कि हमने ये पाया कि पॉलिटिक्स इंडिया में काफ़ी क्रिमिनलाइज्ड है। काफ़ी ऐसे क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिशियंस हैं जो कि हमारे देश में हैं, जो कि इलेक्ट होते हैं और जो कि आगे चलकर हमारे लिए रूल्स भी बनाते हैं। So how relevant is it for a defense aspirant to know about this topic? We'll come across all these information and lot more. So without wasting any time, let's begin the video. So the very first and most important thing is कि आप पहले समझो कि criminalization है क्या. So criminalization of politics means that the criminals entering the politics and contesting elections and even getting elected to the parliament and state legislature. ये बेहद अफसोसजनक बात है कि हमारे देश में जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्रिमिनल्स हैं, और कई ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो कि आगे चल के वो पॉलिटिशियंस बन जाते हैं। कैसे? वो ना ही इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं बल्कि वो जीत भी जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स में जाते हैं। और इसकी अगर आप रूट कॉज में जाओ तो रूट कॉज ये है कि पहले क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के बीच में एक कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। और कनेक्शन क्यों स्टैब्लिश होता है? क्योंकि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं? उनको पैसे देकर या फिर उनको मसल पावर। मसल पावर का मतलब होता है कि जब आप अपने बाहुबल का इस्तेमाल करो, जब आप अपने रीच का, जब अपने गुंडों का आप इस्तेमाल करो अपनी बात को मनवाने के लिए, तो ऐसे क्रिमिनल्स की हेल्प चाहिए होती है पॉलिटिशियंस को। नंबर वन। नंबर टू इज़ कि क्रिमिनल्स अपने अपने किसी भी एक्टिविटी को अंजाम देने के बाद कोर्ट ना पहुंच पाए, जेल ना पहुंच पाए, इसके लिए उनको ज़रूरत होती है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की। तो ये जो दोनों हैं, एक पॉलिटिकल पर्सन और एक जो क्रिमिनल है, इन दोनों के बीच में एक पैरासिटिकल रिलेशनशिप होता है जिसमें कि एक दूसरे पे इनकी डिपेंडेंसी रहती है। इस डिपेंडेंसी की वजह से ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक दूसरे का सपोर्ट इतना आगे चला जाता है कि यही क्रिमिनल्स जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को अभी तक सपोर्ट कर रहे थे, ये खुद ही इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और अनफॉर्चुनेटली जीत भी जाते हैं। लेकिन जो ये ट्रेंड है, जो ये हमारे पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है, उसकी वजह से बहुत ही इसके दुष्परिणाम है। सबसे पहला, द मेजर इम्पैक्ट इज दैट द लॉ ब्रेकर्स गेट इलेक्टेड एज लॉ मेकर्स, यानी कि जो कानून तोड़ रहे हैं वही आगे चल के कानून बनाने लगते हैं। द पार्लियामेंट लूजेज इट्स क्रेडिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, किसी देश का पार्लियामेंट उस देश की जनता के लिए जवाबदेही तय करता है। वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चुनता है, वो अपनी क्रेडिबिलिटी खोते हैं, वो अपनी लेजिटिमेसी खोते हैं। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे तो किसी की कोई जवाबदेही नहीं रही। जो क्रिमिनल है वो बैठा है पॉलिटिकल पोजीशन पे। क्या आपको लगता है कि वो देश के लिए कोई ऐसा रूल बना पाएगा जो यहाँ की जनता के लिए फेवरेबल हो? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो वो रूल्स बनाएगा जो क्रिमिनल्स को फेवर करें। सो द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द होल सिस्टम कम्स इन टू द पिक्चर। इसके अलावा इट ऑल्सो लीड्स टू इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ अनकाउंटेड मनी और ब्लैक मनी। देखो, अगर आप गलत करोगे तभी आप गलत को सपोर्ट भी करोगे। when politicians they take money from the criminals in order to support their campaign, they also let that black money come into the system. ये जो ब्लैक मनी सिस्टम में आता है, ये पब्लिक के लिए एक बहुत ही गलत पिक्चर पेश करता है। ये दिखाता है कि whosoever is having black money, he or she can contest election। क्योंकि यहाँ पे तो आपने किसी भी कैंडिडेट के बिहेवियर के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, उसकी एबिलिटी या स्किल्स के बारे में तो बात ही नहीं की। यहाँ पे तो बात बस इतनी हो रही है कि जिसके पास पैसा है वो इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि बॉर्न लीडर्स होते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है देश चलाने की, लेकिन क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता, क्योंकि उनके पास बाहुबल नहीं होता, मसल पावर नहीं होती, पैसे नहीं होते, दे फेल टू कंटेस्ट द इलेक्शन। और इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट एज अ सोसाइटी हम फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं सेट कर रहे ना अपने यूथ को कि वो फॉलो करें। हमारा यूथ जब देखता है तो देखता है कि एक पॉलिटिशियन वो करप्ट क्रिमिनल भी हो सकता है, तो क्या उसके सामने आप कोई एक अच्छी छवि पेश करोगे? बिल्कुल नहीं। और सबसे तो हैरान करने की ये बात है कि जो हमारा डेटा है पॉलिटिकल क्रिमिनल्स का, वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। जो 2019 में इलेक्शंस हुए थे उसमें पता चला था कि हर 5 में से एक कैंडिडेट, उसके अगेंस्ट कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ज़रूर है। और क्रिमिनल रिकॉर्ड सिर्फ मामूली क्राइम के लिए नहीं, बहुत ही हीनियस क्राइम। हीनियस क्राइम मतलब रेप, मर्डर,
इस तरीके के जो क्राइम्स हैं उनका रिकॉर्ड उन क्रिमिनल्स के, उन पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट है। अबाउट 19% ऑफ दो स्टैंडिंग इन द इलेक्शन फेस चार्जेस, किस किस तरह के, रेप, मर्डर, किडनैपिंग। और ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि हवा में बता दी गई हैं, आप सभी को पता होगा कि एक एफिडेविट हर कैंडिडेट अपने बारे में, अपने जितना भी उसका प्रॉपर्टी है, उसके असेट्स हैं, जो भी उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, उन सभी का एफिडेविट वो इलेक्शन कमीशन को सबमिट करता है बिफोर द इलेक्शन। उन साइंड एफिडेविट्स में से ये इन्फॉर्मेशन निकाली गई है। और तो और, दोज फेसिंग चार्जेस आर फ्री टू रन एज द ओवरबर्डन जुडिशियल सिस्टम कैन टेक डेकेड्स टू रिजॉल्व अ केस। आप सभी जानते हो कि हम इतने ज़्यादा पॉपुलस हैं, हमारे पास इतने ज़्यादा जुडिशियल केसेस हैं कि इन केसेस का रेजोल्यूशन होना, इन पे कार्रवाई होने में बहुत बहुत क्या, एक एक डेकेड्स मतलब 10 साल से ज़्यादा का टाइम लगता है। और इन 10 साल में न जाने कितनी बार ही इलेक्शंस में ये जो क्रिमिनल माइंडसेट के पॉलिटिशियंस होते हैं, ये अपना इलेक्शन लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब तक प्रूव नहीं होता तब तक इनको हम क्रिमिनल की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इन्होंने वो क्राइम किया है। और सबसे ज़्यादा तो दुख की बात यह है कि 2009 में ऐसे लोगों का परसेंटेज, ऐसे क्रिमिनल पॉलिटिशियंस का परसेंटेज 15% था, वो 2014 में 17% हो गया। मतलब ये ट्रेंड बढ़ रहा है। और मैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा इनपुट दूंगी। जो डेटा है उसके हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी है, जो कि हमारी अभी सबसे बड़ी पार्टी है और अभी गवर्नमेंट में भी है, उसमें अराउंड 40% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। कांग्रेस का परसेंटेज, जो कि हमारी अपोजिशन पार्टी है, उसमें भी 39% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी भी हैं जिनमें 50% से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के साथ हैं। तो आप सोच सकते हो कि कोई भी यहाँ पे दूध का धुला नहीं है, सब के सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सब के सब ऐसे लोगों को टिकट्स देते हैं, ऐसे लोगों को अपने पॉलिटिकल पार्टी में इंक्लूड करते हैं जिनके की क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। अब थोड़े से रीजंस हम समझते हैं क्यों ऐसा हो रहा है। जो सबसे पहला रीज़न है वो है मसल एंड मनी पावर। पॉलिटिशियंस को चाहिए पैसा, जो कि वो लगाते हैं अपने पॉलिटिकल कैंपेन में। ये पैसा उनको मिलता है क्रिमिनल से, क्योंकि क्रिमिनल जो है उनके पास बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी होता है, वो अबडक्शन करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, या किसी भी तरीके की जो गलत चीज़ें करते हैं उसके लिए वो पैसे लेते हैं। वो पैसा वो पॉलिटिशियंस को देते हैं। पॉलिटिशियंस इसके बदले में उनको प्रोटेक्शन देते हैं। कैसा प्रोटेक्शन? लीगल प्रोटेक्शन। उनको जेल जाने से रोकते हैं, उनको जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की, उनके लिए आगे आ जाते हैं। ये चीज़ें देखते देखते जो वो क्रिमिनल है वो खुद कुछ दिनों बाद जो है वो इलेक्शन अपने कंटेस्ट करने लगता है। आप मुझको बताओ, क्या ये सेटअप ज़्यादा दिन तक देश में फेयर इलेक्शन करा सकता है? बिल्कुल नहीं। और लोग तो इस हद तक जा सकते हैं कि दे कैन डू एनी थिंग टू गेन पावर एंड विन इलेक्शंस। दे कैन एक्चुअली डू एनी थिंग, एंड दैट एनी थिंग कंस्टिट्यूट्स देयर टाइज विद द क्रिमिनल्स। अब बात आती है हमारी, हम खुद को भी एक बार एनालाइज करें। एज अ वोटर हम अवेयर नहीं हैं, हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। कई ऐसे वोटर्स हैं जिनको यही नहीं पता होता कि वो किसके लिए वोट कास्ट करने जा रहे हैं। उन्हें जो पार्टी का साइन होता है, जैसे कि कमल का फूल या जो हाथ के पंजे, ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं। आप सोचो, इलिटरेसी और लैक ऑफ अवेयरनेस का पैरामीटर इतना हाई है कि जो गांव में लेडीज़ हैं या जो ऐसे बूढ़े लोग हैं या इनफैक्ट जो यंगस्टर्स भी हैं, उन्हें बस ये कहा जाता है कि ये जीतने वाले हैं तो वो उनको वोट दे देते हैं, बिना ये सोचे कि क्या वो फिट हैं, क्या उनके पास स्किल्स हैं, क्या वो हमारे लिए सही डिसीजंस ले पाएंगे। इस बात पे तो कोई पॉन्डर ही नहीं करता। और जो दिखता है वही बिकता है। जो लोग सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, गलत पैसे खर्च करते हैं, हर जगह उनके पोस्टर्स रहते हैं, उनको नॉर्मल आदमी सोचता है कि ये जीत जाएंगे और वो अपना वोट उनको दे के चला जाता है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, डिनायल ऑफ जस्टिस। हमारे हाई कोर्ट्स के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन है केसेस का कि जो पॉलिटिशियंस क्राइम करते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, और इसी जो डीले का वो फ़ायदा उठाते हैं और वो जो इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं। अब ये तो की रीजंस की बात थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर प्रॉब्लम जो है उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताओ। उसकी कुछ सॉल्यूशंस भी हैं। शायद ये सॉल्यूशंस हैं इसीलिए ये परसेंटेज अभी भी 50 के बिलो है, जो पॉलिटिकल लोगों का परसेंटेज है। क्या पता ये 70+ होता है या 80+ होता है, या ऐसा होता है कि सारे के सारे करप्ट हैं। तो हमारी जो इलेक्शन कमीशन है वो उसने एक उसके हिसाब से, या उसने ये ऐसा रूल बनाया है कि ऑडिट किया जाएगा।
जो भी एफिडेविट्स हैं उनको ऑडिट करने का उनको मौका मिले। आई एम सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। उनको पावर मिलनी चाहिए कि वो ऑडिट करें उनके पॉलिटिकल पार्टीज के फाइनेंशियल अकाउंट्स को, या फिर इसको आरटीआई के अंदर ला दो। मतलब कि जो वोटर है वो पूछ सके कि भाई इनका पैसा ये जो है ये कहाँ से आया, किसने दिया, ये पैसे की सप्लाई कौन कर रहा है। इसके अलावा जो दूसरी ज़रूरत है वो है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की। कोर्ट्स होंगे तो मामलों की सुनवाई जल्दी होगी, सुनवाई जल्दी होगी तो डिसीजन आएगा, डिसीजन आएगा तो उस पॉलिटिकल पर्सन का, उस पॉलिटिकल फिगर का जो असली चेहरा है वो पब्लिक में आएगा। तीसरा, अगर किसी भी ज़रिए ये पता चल जाता है कि कोई भी पॉलिटिशियन उसका गैंगस्टर्स के साथ या गूंस के साथ कोई लिंक है, और अगर इसके प्रॉपर एविडेंसेस हैं, तो ऐसे पॉलिटिशियंस का जो पॉलिटिकल करियर है उसको तुरंत ही सस्पेंड कर देना चाहिए। उनको इमिडिएटली सस्पेंड कर देना चाहिए किसी भी तरीके के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से। चौथा, वोटर अवेयरनेस। कई बार अगर आप वोटर को पावर दे दो तो वही सारी की सारी चीज़ों को सही कर देगा। क्यों? क्योंकि उसी के वोट से तो वो लोग आगे जाके पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं। अगर वोटर अवेयर्ड होगा, उसे पता होगा कि मेरे वोट की क्या कीमत है, वो अपने सोर्सेज यूज़ करेगा किसी भी पॉलिटिकल फिगर के बैकग्राउंड को एनालाइज करने के लिए, तो वो बेटर वोट कर पाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो इलेक्शन कमीशन है, द फॉर्म्स प्रिस्क्राइब बाय द इलेक्शन कमीशन, उसमें जो डिटेल्स रिक्वायर्ड होती है, कभी अगर आपको मौका मिले तो आप सर्च करना कि जो नॉमिनेशन पेपर्स होते हैं उसमें क्या क्या डिटेल्स होती है। उसमें आपके स्पाउस का डिटेल्स होता है, उसमें आपके फाइनेंशियल स्टेटस का डिटेल्स होता है, उसमें आपके क्रिमिनल केसेस का डिटेल्स होता है। तो ये जो डिटेल्स हैं ये एक छोटा स्टेप है इस डायरेक्शन में, लेकिन ये स्टेप बहुत बड़ा स्टेप बन सकता है अगर इसको सही तरीके से अप्लाई किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास रेमेडिएशन नहीं है, रेमेडिएशन है, बस उन्हें फॉलो करना है। और मैं हमेशा एक चीज़ आप सभी को, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, यू मे फॉलो इट, यू मे नॉट फॉलो इट, दिस इज़ अप टू यू। हमेशा अपनी किसी भी चीज़ को ना एक लास्ट टच देना चाहिए, वो टच आपका अपना पर्सनल हो। मैं हमेशा मानती हूँ कि किसी भी स्पीच को एक लास्ट लाइन, एक लास्ट टचिंग लाइन के साथ आपको एंड करना चाहिए। यहाँ पे वो लाइन है, दैट ट्रूथ, honesty, integrity, decency, and fairness are immutable values. They are the ethical substance of life. They ought to be cherished. To sell them out is to sell one's soul. अगर हम इस, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं अगर वो इस ढर्रे पे चलें, तो कौन जानता है कि हमारे देश में भी ऐसे रिकॉर्ड्स होंगे जिसमें कि पॉलिटिशियंस जो होंगे उनका कोई भी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होगा, कोई भी क्रिमिनल पॉलिटिक्स में एंटर नहीं कर सकता। आपको पता रहता है कि 2.5 मिनट्स पे, मतलब कि जबकि आपका 2 मिनट और 30 सेकेंड्स का टाइम ख़त्म हो जाता है तो आपको बेल सुनाई देती है ड्यूरिंग लेक्चरेट। उस बेल के बजने के 10 सेकेंड बाद अगर आप इस लाइन के साथ अपने पूरे के पूरे लेक्चरेट को एंड करोगे तो इट विल लुक गुड, राइट? सो दिस इज़ अ स्मॉल सजेशन फ्रॉम माई साइड, इट्स अप टू यू वेदर टू इंक्लूड इट और नॉट। ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए, ये पॉइंट अगर आप कवर कर लोगे देन दिस पर्टिकुलर टॉपिक विल बी अ केक वॉक फॉर यू। So, ending the whole video with the note that please stay home, stay safe, do not go out, and we, the Indians, stand united against Corona. Jai Hind, and the nation needs you.